नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय क्या है? हाल ही में नितिन गडकरी जी के द्वारा महाराष्ट्र के अकोला में एक कृषि विश्वविद्यालय के दौरान एक बात बोली गई। बात क्या बोली गई? बात यह बोली गई कि अगले 5 सालों के बाद पेट्रोल का उपयोग बंद हो जाएगा। अब जैसे ही ये वाली न्यूज आप सुनते हैं, न्यूज की हेडलाइंस कुछ इस प्रकार से बनती हैं कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी सेज पेट्रोल विल बी बैंड इन इंडिया आफ्टर 5 इयर्स। तो ये न्यूज ऑब्वियस है कि आप सबके अंदर एक कौतूहल पैदा करती है कि यार अगर पेट्रोल बंद हो जाएगा तो मेरे घर में जो नई गाड़ी मैंने परचेज की है वो चलेगी कैसे। दूसरी बड़ी बात कि यार पेट्रोल बंद हो जाएगा तो दुनिया भर में इसका विकल्प क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया अगर पेट्रोल बंद कर रहा है तो इसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट भी जरूर होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब केंद्रीय मंत्री इस प्रकार की बात बोल रहे हैं, इसका मतलब सरकार इस दिशा में कुछ सोच रही है। पेट्रोल बंद होने से जो पहला लाभ हमें सुनते ही दिखाई पड़ता है वो ये है कि जनाब अगर ऐसा हुआ तो हमारे देश का इंपोर्ट बिल मतलब हम विदेशों से जो तेल मंगाते हैं, जो कि हजारों करोड़ रुपए का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इंपोर्ट बिल तो घट जाएगा, यानी इंपोर्ट का तो हमारे ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन जो बड़ी मुसीबत इसके बाद बची रह जाएगी वो मुसीबत ये होगी कि साहब इसका सब्स्टिट्यूट क्या तैयार किया। आप में से कुछ लोग कहेंगे इसका मतलब क्या सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जा रही है। कुछ में से कुछ लोग और भी कयास लगाने शुरू करेंगे। सबसे बड़ी टेंशन तो इस बात की कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी जो गाड़ी है वो डंप करनी पड़ जाए। और डंप करनी पड़ जाए इसका मतलब पता चल रहा हो कि सरकार ने जो डंप करने की पॉलिसी बनाई है उसका उपयोग करके हमारे पुराने व्हीकल्स इसलिए खरीद लिए जाएंगे, चलिए अब कबाड़े में जाएंगे, क्योंकि सरकार ने हाल ही में स्क्रैप को भी लेकर के पॉलिसी बनाई है। आइए इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। विषय महत्वपूर्ण है। विषय महत्वपूर्ण क्यों है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इस विषय के साथ में आप लोगों को ये बातें साफ पता चलती हैं कि ये जानने लायक मुद्दा है ना। तो विभिन्न न्यूज चैनल्स ने अपने द्वारा इस मुद्दे को उठाया कि नितिन गडकरी ने अगले 5 साल के अंदर पेट्रोल बैन हो जाएगा, ये न्यूज उठाई है। तो ये ऐलान क्या मायने रखता है ना। हालांकि देश के अंदर नितिन गडकरी जी की जो बातें हैं ये बहुत ही मतलब स्ट्रांग विल वाली बातें हैं। आपने कभी भी इनकी बातें अगर सुनी हो, एक से बढ़कर एक आइडियाज, इनके भाषण सुनने में बड़ा आनंद आता है कि जब आइडियाज बात रखते हैं तो आइडियाज प्रोग्रेसिव आइडियाज कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। और हम देख भी रहे हैं सड़कों का जो आपने जाल देखा है, क्योंकि मैं जिस शहर में रहता हूं उसके बगल में से मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनते देखा है। इतना बड़ा हाईवे जो 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, ये अपने आप में चैलेंज है, बहुत बड़ा काम। तो हर जगह कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट किया है तो बातों में थोड़ा वेटेज भी होता है। तो चलिए न्यूज का थोड़ा रेफरेंस ले लेते हैं कि कहां से ये बात कही है। तो साथियों बात थी कि ये महाराष्ट्र के अकोला में हाल ही में इन्हें डी साइंस की उपाधि दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में ऑनरेरी डिग्री इनको दी गई थी। वहां पर ये अपना स्पीच दे रहे थे, वहां पर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी भी प्रेजेंट थे। तो ये अपनी बातें करते हुए कह रहे थे कि देखिए आने वाला जो समय है ये पेट्रोल को पूरी तरह बंद कर देगा और इसका विकल्प के रूप में 3 चीजें होंगी। और वो 3 चीजें कौन कौन सी होंगी? इनका कहना था एक तो होगा ग्रीन हाइड्रोजन। आपको मालूम होना चाहिए भारत सरकार हाइड्रोजन को लेकर हाइड्रोजन पॉलिसी चला चुकी है। नंबर दूसरा होगा इथेनॉल। आपको याद होगा भारत की बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, जिसमें पेट्रोल के अंदर ब्लेंडिंग ऑफ जो अपना इथेनॉल है उसका टारगेट था इस वर्ष 10% का 2025 का टारगेट था। हमने 2025 का टारगेट अब 20% कर दिया है कि हम अपने पेट्रोल के अंदर 20% जो हिस्सा है वो इथेनॉल का रखेंगे, है ना। इथेनॉल किसी देश से आपको मंगाना नहीं होता, हमारा किसान पैदा करके देता है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इन 3 चीजों के ऊपर अगर हम लोग रिलाय करते हैं तो आने वाले समय में सारी चीजें रिप्लेस हो जाएंगी। तो ये हो सकता है और ये करने में हमारे यूनिवर्सिटीज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, इसमें हमें क्या क्या करना होगा, इसका जो प्लानिंग इन डिटेल एंड प्लानिंग इन एडवांस करने की अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो किसानों को नीड बेस्ड रिसर्च के आधार पर मार्गदर्शन कर सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो इसकी विजन दे सकती है।
तो आप अगर नोटिस करें तो इनका जो विजन है असल में वो स्पष्ट है कि जब एग्रीकल्चर ग्रोथ भी हमारी 20% रीच कर जाएगी, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसान एग्रीकल्चर ग्रोथ का मतलब प्रोडक्शन ग्रोथ नहीं है कि हमने लास्ट टाइम 50 किलो अनाज पैदा किया, मान लीजिए हमने लास्ट टाइम 1000 किलो अनाज पैदा किया उस पर्टिकुलर लैंड से, अब हम 1000 से ऊपर 20% और यानी 1200 किलो पैदा कर देंगे, यूं नहीं। हर जमीन की अपनी कैपेसिटी होती है। किसान की ग्रोथ को आंकने का तरीका है कि लास्ट टाइम उसने जो अर्न किया उसके अंदर रेट मतलब ग्रोथ दर्ज की जाए। इनका कहना है कि किसान ने जो 12% की ग्रोथ लगभग दर्ज की है, यदि ये 20% की ग्रोथ तक पहुंचे आने वाले सालों में, 5 सालों के भीतर, तो इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना होगा। मतलब किसान जो कन्वेंशनल चीजें पैदा कर रहा है, कन्वेंशनल चीजें खाने के लिए जैसे अपन अनाज पैदा कर रहे हैं, दालें पैदा कर रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ हम ऐसा ईंधन पैदा करने वाला भी भोजन पैदा करें, या फिर यूं समझिए ऐसी भी खेती या कृषि उत्पाद पैदा करें जिससे ईंधन पैदा हो सके। आप पूछेंगे ऐसा क्या हो सकता है? देखिए, बायो इथेनॉल बनाने के लिए बहुत से पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल जरूरी होते हैं। हालांकि भारत में अभी जो बायो इथेनॉल हम जनरेट करने की बात कर रहे हैं वो लगभग फूड आइटम्स से ही फुलफिल हो जाएंगे, जैसे शुगर केन से हो जाएंगे, पोटैटो से हो जाएंगे, या फिर जो खराब अनाज है उससे हो जाएंगे। लेकिन उसके और भी विकल्प पैदा किए जा सकते हैं, यानी ऐसी कुछ कृषि के अंदर ऐसी विशेष रूप से चीजें पैदा लगाई जा सकती हैं जिनसे बायोफ्यूल के अंदर सपोर्ट क्रिएट किया जा सके। तो एग्रीकल्चर से बड़ी उम्मीदें यहां पर व्यक्त की गई हैं। इसके साथ साथ कहा गया कि देखिए, जब हम देश के अंदर चल के बात करते हैं तो बड़े भंडार के रूप में यानी एनर्जी का इंडिया ने ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है। आप ऐसा सोच के देखें कि आज हम जो पेट्रोल गाड़ी में भरवाते हैं उस पेट्रोल में ऑलरेडी 90% ही पेट्रोल है, 10% तो उसमें अभी भी इथेनॉल दैट इज C2H5OH हम मिलाते हैं। ये C2H5OH हम बनाते कैसे हैं? तो हम बायो इथेनॉल रिफाइनरीज लगा चुके हैं। वो हैं कहां? हम लोग मतलब ये जितनी भी हमारी फ्यूल पैदा करने वाली कंपनीज हैं, आइदर ये या राज्य सरकारों के द्वारा भी स्पॉन्सर्ड बायो इथेनॉल फ्यूल पैदा किया जा रहा है। 2025 तक हमारे पेट्रोल के अंदर 20% बायो इथेनॉल होगा। आप कहे मांगे या ना मांगे, आपको पेट्रोल पंप से जो पेट्रोल मिलता है उसमें ऑलरेडी मिक्स होता है। इस प्रकार के पेट्रोल को ब्लेंडेड पेट्रोल कहते हैं। यानी इनकी बात में अगर हम ये माने कि 20% यानी कि 2025 तक की बात अगर माने, हालांकि इन्होंने 2022 में भाषण दिया है, अगला 5 साल 2027 होता है, हम 2025 का भी अगर टारगेट लेके चलें तो 20% तो पेट्रोल में इथेनॉल ऑलरेडी मिल चुका होगा। सरकार ने जिस प्रकार से 6 महीने पहले ही अपना 10% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पूरा कर लिया, ऐसे अगले 5 साल के अंदर 20% मिलाएंगे, जरूरी नहीं है उससे पहले भी लक्ष्य पूरा हो सकता है। संभव है कि हम पेट्रोल में और ज्यादा इथेनॉल मिलाने लगे, यानी एक और ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि पेट्रोल का यूज ऑलरेडी हम लोग घटा दें, है ना। 20% अपने आप में 1/5 होता है, आप समझ के देखें। अब साफ बात बनती है कि हम पेट्रोल बनाते मतलब बायो इथेनॉल बनाते कैसे हैं। हालांकि इस पे मैंने बहुत से वीडियो किए हुए हैं, आप समय निकाल कर देख सकते हैं, चैनल पर डले हुए हैं। क्रॉप का फर्मेंटेशन, फसल जो है उसका फर्मेंटेशन, प्यूरिफिकेशन, उसके बाद में फिर इथेनॉल का निर्माण किया जाता है, किण्वन से इसकी प्रक्रिया का निर्माण होता है। साथियों, अक्षय ऊर्जा को लेकर भारत सरकार के कुछ लक्ष्य हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हमारी जितनी भी कमर्शियल कारें, कमर्शियल कार का मतलब टैक्सी पर्पज में जो काम आती हैं, उसके अलावा 30% निजी कारें, निजी कार आप और हम जो अपने घर के यूज के लिए रखते हैं, और 40% टू व्हीलर्स, 40% टू व्हीलर्स जो आप लोग यूज करते हैं, और 80% थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। अब आप जरा इस फीचर पर विचार करिए। 2030 तक अगर हम इसका एक औसत ले लें तो लगभग 50% गाड़ियां, देखिए यहां 70% है, यहां 80% है, तो ये लगभग 50% गाड़ियां हमारी ऐसी होंगी जो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। औसत की बात कर रहा हूं 30 और 40, जबकि ये औसत ज्यादा ही बैठेगा, मतलब 50 से 60% हमारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। जब गाड़ियां ही इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, जो बचा व्हीकल है जो पेट्रोल से चलने वाला है उसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ है, तो भाई इस प्रकार से ऑब्वियस है कि पेट्रोल बंद होता हुआ आपको दिख रहा है। 2030 तक 44.7% बिजली अक्षय ऊर्जा से बनाएंगे हम। यानी कि हमारा लक्ष्य क्या है, आज जो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है ना, उसका लगभग 70% ऊर्जा हम कोयले से पैदा करते हैं। आप ऐसे समझिए, आज कई बार हम ये बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करके पॉल्यूशन बचा सकते हैं, वास्तविकता में ऐसा अभी हो नहीं रहा है। अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक बड़ा चैलेंज ये है, अभी आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी हाल ही में अपने यहां पर पॉलिसी लागू कर दी है, ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी लागू की है।
आपको मालूम हो कि अभी जो हम पेट्रोल के जगह पर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं उससे पॉल्यूशन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि असल में हम केवल 20% ही कम कार्बन उत्सर्जित कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करके। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो इलेक्ट्रिसिटी हम कोयले को जला के ही प्राप्त कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मान लीजिए कि आज मेरे घर में जो ये बिजली जल रही है, इस बिजली का मेन सोर्स अभी भी कोयला है। कोयला जब खुद जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड आप पेट्रोल डीजल को जला के भी तो निकाल सकते हो ना। जरूरत क्या है फिर बैटरी के अंदर चार्ज करने की? तो अब सरकार ने कहा है कि 2030 तक हम लोग हमारी जो कुल एनर्जी है उसका लगभग 44.7% बिजली से, कौन सी, रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना, जो हम लोग सोलर एनर्जी है ना, विंड एनर्जी, इन चीजों से बना सकते हैं, उन एनर्जी के माध्यम से हम इतनी बिजली पैदा करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कार्बन की वजह से होने वाला प्रदूषण है वो कम हो सकेगा। इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज जब अलग होंगे तो प्रदूषण भी कम होगा। हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसमें इस बात पर दावा किया गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी तो काफी ज्यादा नुकसानदायक है। रीजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ में जो लिथियम आयन बैटरी यूज की जा रही है, वो लिथियम आयन बैटरी रीयूजेबल नहीं हो पाती। उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है तो फिर उसमें से आयंस निकल निकल के पानी के अंदर बहते हैं। साथ में उसको बनाने के लिए, लिथियम आयन की बैटरी बनाने के लिए बहुत सारा पानी खराब होता है। 13,000 लीटर के आसपास पानी वेस्ट होता है। जो बिजली हम यूज करते हैं, 1.5 लाख किलोमीटर अगर गाड़ी चलाएं तो उस बिजली के अंदर जो कार्बन निकलती है, हम कार्बन को अगर पेट्रोल से निकलने वाले कार्बन से कंपेयर करते हैं तो वो 20% ही कम है। हालांकि हम भविष्य को लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं, अगले 5 साल के लेकर चर्चाएं कर रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो सबसे बड़ी चिंता रहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रखने वालों की, कि सर ये कितने किलोमीटर तक चल पाएगी, क्योंकि एक बार चार्ज कर लिया तो उसमें एक रेंज है कि सब इतने किलोमीटर तक ही गाड़ी चल पाएगी। उनकी दूसरी चीज होती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगे होते हैं, चार्जिंग स्टेशंस की कमी होती है। हम धीरे धीरे सरकार, क्योंकि इनके लिए पॉलिसी ला चुकी है, फेम इंडिया, फेम 2 और फेम 1 पॉलिसीज ऑलरेडी चल रही हैं, इस वजह से यह माना जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भविष्य के अंदर तो साधन है, वर्तमान समय में बड़े चैलेंजेस का सामना जरूर कर रहे हैं, ठीक है। तो सब सवाल बनता है कि आने वाले समय में क्या सारे व्हीकल जो हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस कर दिया जाएगा? हाँ, मंशा तो सरकार की यही है, लेकिन हैवी वेट जो गाड़ियां हैं, जो कि आपके ट्रक्स वगैरह चलते हैं, उनमें डीजल का उपयोग बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इतनी ज्यादा पावर प्रोडक्शन करने के लिए फिर आपको ज्यादा, मतलब खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में साथियों सरकार का एक दावा और भी है। ये एक फिगर बताता है कि हमारा फ्यूल कंजप्शन लगातार बढ़ रहा है। अब फ्यूल कंजप्शन बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जरूरत भी इसलिए है क्योंकि हम लोगों के यहां पर ऑलरेडी बहुत महंगा हम इंपोर्ट करते हैं तेल महंगा इंपोर्ट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम बाहर से जब कोई तेल मंगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर जो भी क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो हमारा बजट बिगाड़ देती हैं। आपने रिसेंट समय पर भी देखा होगा, क्रूड ऑयल की कीमत रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ी, देश के अंदर महंगाई बढ़ गई। क्यों? क्योंकि दुनिया में एक हिस्से के अंदर पेट्रोल डीजल की सप्लाई बाधित हो गई थी। अब ऐसी स्थिति में दुनिया भर के अंदर ये चैलेंजेस बरकरार रहेंगे, है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगर, तो ये आपके सामने कुछ फिगर्स मैंने दिखाए, इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बता दिया, दूसरा बायोफ्यूल के बारे में बता दिया। बायोफ्यूल के अंदर भारत सरकार की जो पॉलिसी है, ब्लेंडिंग का टारगेट 20% 2025 तक, ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। तीसरी जो चीज जो सबसे ज्यादा इस समय हॉट डिबेटेड टाइटल चल रहा है, दैट इज भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का है। मतलब मैं ये मानता हूं इथेनॉल पैदा करने में चैलेंजेस हैं। क्यों? उससे किसानों को नुकसान होगा, निश्चित होगा, क्योंकि हमारी फूड डिपेंडेंसीज जो है ना वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगी एग्रीकल्चर से इकोनॉमी की तरफ, पैसा कमाने की तरफ। तो हम खाना पैदा करने में दिक्कत खड़ी कर देंगे, अनाज पैदा करने में दिक्कत खड़ी कर देंगे, और उसका दूरगामी नुकसान संभावित है। वहीं लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो भारत अगर बायो इथेनॉल की जगह इलेक्ट्रिसिटी पर जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी के भी अपने चांस वो हैं, क्या लॉसेस हैं। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए आप जो भी चीजें उपयोग में लेते हैं, बोलते जरूर है कि वो रिन्यूएबल है। क्यों? क्योंकि आप अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल रहे, लेकिन जो आप निकाल रहे हो वो भी बहुत नुकसानदायक है ना। लिथियम है या सिलिकॉन, जो भी आप चीजें यूज कर रहे हैं वो अर्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर हम जो यूज कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी अर्थ में ही है ना,
उनको निकालकर अगर वापस अर्थ में गाड़ दिया जाए तो क्या दिक्कत है? कईयों का ये आर्ग्यूमेंट होता है। बिल्कुल सही सोचते हैं आप, लेकिन जहां से निकाला आप वहां नहीं गाड़ रहे हैं, आप गाड़ किसी और शहर में या किसी और जगह रहे हैं जहां पर आप रहते हैं। लिथियम जहां से निकाल रहे हो वहां से लाकर हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देश में गाड़ रहे हो, आप बैलेंस बिगाड़ रहे हो। ठीक है, अच्छा अब तीसरी बड़ी चीज क्या है जो सबसे ज्यादा मुझे होपफुल मतलब लगती है, जिसमें कि नुकसान के चांसेस मिनिमम है, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है मैं आपको वो बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, जो अपना ब्रह्मांड है ना, उसमें प्रचुर मात्रा में जो गैस उपलब्ध है, सबसे बड़ी मात्रा में जो गैस उपलब्ध है, दैट इज हाइड्रोजन। अगर हम बात करें सूर्य की या स्टार्स की जो स्वतः चमक रहे हैं, उनमें हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। अब आप इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझिए। भारत सरकार 3 तरह के हाइड्रोजन पैदा कर सकती है। हाइड्रोजन पैदा करने का मतलब क्या है? तोड़ के हाइड्रोजन निकालना, है ना। उदाहरण के लिए अगर हम ये माने, मतलब एक आप इसको सरल भाषा में समझने के लिए 3 प्रकार के हाइड्रोजन को समझिए। 3 प्रकार की हाइड्रोजन कैसे होती है? सबसे पहली होती है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन का मतलब क्या है? मान लीजिए कि अपन ने जमीन से कोयला निकाला, कोयला जो कि कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। कार्बन और हाइड्रोजन, उदाहरण के लिए मैंने इथेनॉल लिख दिया, इथेन लिख दिया, C2H6 लिख दिया, ब्यूटेन लिख दिया, C4H10। इनमें से हमने क्या किया? हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया तोड़ के। हाइड्रोजन को बाहर निकाला अगर किसी हाइड्रोकार्बन से, तो बचा हुआ जो चीज रह गया ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो फॉसिल फ्यूल से हाइड्रोजन निकाला जाए, पेट्रोल डीजल से हाइड्रोजन निकाला जाए, दैट इज ग्रे हाइड्रोजन। तो बताइए क्या ये फायदे का सौदा हुआ? हाइड्रोजन तो निकल के आया, लेकिन फायदे का सौदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके बाई प्रोडक्ट नुकसानदायक है। दूसरा होता है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन के अंदर हम क्या करते हैं? इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है ना, जब हम हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के जमीन में गाड़ दिया जाता है। सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं उस प्रक्रिया को, जमीन में गाड़ दिया जाता है। अब जमीन में गाड़ने का प्रोसेस अगर किया जाए तो कम से कम आपको प्योर हाइड्रोजन मिल जाएगी, जमीन में CO और CO2 चली जाएगी। अगेन उसके और लॉसेस हो सकते हैं। उस प्रक्रिया को ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। लेकिन इंडिया जो सबसे ज्यादा होपफुल है जिस चीज को लेकर, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है आप पानी को स्प्लिट करके का हाइड्रोजन निकालें। पानी को यानी H2O को, अगर आप H2O को स्प्लिट करके हाइड्रोजन निकालते हैं तो दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। इसको लेकर के सरकार बहुत ज्यादा होपफुल है। समझ रहे हैं आप इस प्रकार से समझिए, सरकार को भी यह समझ में आता है कि भाई हर चीज के बाई प्रोडक्ट्स हैं, केवल ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा है जिसमें पानी को तोड़ना पड़ेगा। पानी को तोड़ा, H2O को, H2 + O2। अब O2 निकली तो आपके काम आई, H2 निकली तो आपके काम आई, दोनों ही चीजें काम आ गई, तो आपके लिए नुकसान नहीं है, विन विन सिचुएशन है। बस अब इसमें एक दिक्कत है, ग्रीन हाइड्रोजन सबसे अच्छा ऊर्जा का सोर्स है, जो मुझे भी लगता है। सरकार ने 2030 तक लक्ष्य भी रखा है कि हम इसका प्रोडक्शन जबरदस्त लाएंगे, क्योंकि सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से यह अनाउंस भी किया। क्या अनाउंस किया? कि हम हाइड्रोजन फ्यूल पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार का डिटर्मिनेशन तो समझ में आ गया। अब मुद्दा यह है जनाब कि इसको पैदा कैसे करेंगे? पानी को तोड़ेंगे कैसे H2 और O2 में? इसका आंसर है इलेक्ट्रिक चार्ज लगाकर, यानी कि करंट लगाकर। अब आप पूछेंगे करंट कहां से मिलेगा? अब साहब ये करंट जो मिलना है ना, इस करंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आसपास का बिजली प्रोडक्शन हो रहा है उसको इलेक्ट्रोड के माध्यम से पानी में भेजना है। फिर आप कहेंगे ये लो, फिर से बिजली ही अगर उपयोग में करनी है तो बिजली पैदा होने में भी तो पॉल्यूशन हो रहा है। देखिए ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग हो रहा है, पैदा करने में नहीं हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी तो सोलर पैनल से और विंड पैनल से यूज कर रहे हो आप। और भारत सरकार 2030 तक 44% अपनी कुल जो फ्यूल है या कुल एनर्जी जो है उसको रिन्यूएबल से यूज करेगी। तो वो रिन्यूएबल जो सोर्स है ना, उसको वाटर को स्प्लिट किया। एक प्रकार से आप यूं समझिए कि लिथियम का उपयोग आपने रोक दिया, आपने जो बैटरी है उसका उपयोग रोक दिया, क्योंकि बैटरी का उपयोग करने से आपको नुकसान हो रहा है। यानी तीसरी जो चीज भविष्य की है ना, दैट इज हाइड्रोजन फ्यूल। यानी अगर मैं मुझसे कोई पूछे कि आप नेक्स्ट गाड़ी कौन सी लेंगे, तो मेरा मत है कि मैं रादर देन इलेक्ट्रिक व्हीकल के हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला व्हीकल प्रेफर करूंगा। कारण इसके बहुत सारे हैं। नंबर 1, हाइड्रोजन फ्यूल की एफिशिएंसी शानदार होती है। मतलब आप ये समझिए कि आज जो हम हाइड्रोकार्बन यूज भी करते हैं ना, उसमें हाइड्रोजन ही सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो एनर्जी का सोर्स है। नंबर 1। नंबर दूसरा, लाइट वेट है, पॉल्यूशन रहित है, कोई बाई प्रोडक्ट ही नहीं है। जो भी बाई प्रोडक्ट है वो पानी है। पानी तो अच्छी चीज है,
तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन फ्यूल इज दी होप फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेस हाइड्रोजन फ्यूल की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आई विल गो विद हाइड्रोजन फ्यूल, है ना। भारत सरकार तीनों को ला रही है, इथेनॉल को भी, इथेनॉल के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी और हाइड्रोजन फ्यूल को भी। ये तीनों चीजें 2030 तक तो आपको दिखी जाएंगी। गडकरी जी ने 5 साल का टारगेट बोला है। सरकारों को टारगेट तो वाकई में पहले के ही रखने चाहिए, इसलिए ये लाइन बोली है। बात में दम तो है, मायना तो रखती ही है। और सबसे बड़ी बात ना साथियों, कहते हैं कि अगर आपने एक पत्थर बहुत उम्मीद से आसमान में उछाला तो भाई ज्यादा नहीं तो भाई ऊंचाई तक तो जाएगा। एग्जैक्टली वही है, हमने लक्ष्य जब बड़े रखे हैं, कम से कम जमीन पर तो बैठे नहीं रहेंगे ना, थोड़े तो आगे बढ़ेंगे ना। तो ये मुझे भी लगता है आने वाला समय आशाओं से भरा है। पॉल्यूशन के साथ हम लड़ाई कर पाएंगे, अपने इंपोर्ट बिल सुधार पाएंगे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो भविष्य में नितिन गडकरी जी की बात भी सही होती हुई दिखती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथियों से जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 अनअकैडमी पर, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स अगर परचेज करते हैं तो वो 10% डिस्काउंट के साथ प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यदि आप यूपीएससी का कोर्स परचेज करते हैं, इस पर भी 10% का डिस्काउंट आपको प्राप्त होता है। यूपीएससी के अंदर जैसे 10% का डिडक्शन अगर होता है तो 59,000 का कोर्स जो है वो आपको 53,000 में दिखने लगता है। आप इस प्रकार से कोर्सेज को ले सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज क्यों प्रेफर करें, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि बेस्ट बहुत सारे तो टॉप एडुकेटर्स जो ऑनलाइन के हैं वो सारे आपको यहां दिखते हैं। साथ में क्या है कि आप अपना कोर्स अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हैं। कौन सी क्लास देखनी है, कितनी बार देखनी है, लाइव देखनी है, रिकॉर्डेड देखनी है, वो सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। प्रिंटेड मटेरियल दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको एज एन ऑप्शन उपलब्ध होती हैं। और कोर्स परचेज करने के लिए आपको लोन फैसिलिटी भी ऑफर की जाती है 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो किसी भी प्रकार की सहायता अगर आपको तकनीकी कोर्स परचेज करने में चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो टेक्निकल टीम का है 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।